हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो है सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी क्या होते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, सजातीय श्रेणियों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनका लक्षण क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी, जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का 8 चैप्टर जो है कार्बनिक रसायन। तो चलिए जी एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं जी। यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चूज कर लूँ। देखिए सजातीय श्रेणी यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सजातीय श्रेणी, तो देखिए सजातीय श्रेणी के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होता है, उनको याद रखना होगा। सबसे पहली बात कि ये क्या होते हैं, जो सजातीय श्रेणी होता है उसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको ये कंडीशन याद रखना होगा कि जो सजातीय श्रेणी होगा तो उसमें जो हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे तो वो क्या होंगे, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक होंगे, ठीक है ना। पहली कंडीशन हमें ये पता होने, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो यौगिक कार्बनिक यौगिक होंगे वो अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए होंगे। अणुभार के बढ़ते क्रम में होंगे, ठीक है ना। अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में होंगे। और तीसरा हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए कि जो दो क्रमागत सदस्यों के बीच मतलब तीसरा हमें कंडीशन याद रखना है कि दो क्रमागत सदस्यों के बीच 2H का अंतर होना चाहिए, अंतर होता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। तो इस तरीके को ही, अगर इस तरीके का जो श्रेणी हमें प्राप्त होगा कार्बनिक यौगिकों का, तो उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो किसी कार्बनिक यौगिकों का ऐसा श्रेणी, कोई भी कार्बनिक यौगिक है जैसे CH4 है तो इस तरीके से बहुत सारे यौगिक होंगे, जैसे C2H6 है तो ये कार्बनिक यौगिक होंगे। तो इसका कार्बनिक यौगिक रखेंगे तो एक हमें श्रेणी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा श्रेणी जिसमें जो यौगिक होंगे वो समान क्रियात्मक समूह वाले होंगे और उन यौगिकों का जो अणुभार होगा वो बढ़ते हुए क्रम में होगा, ठीक है ना। तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच 2H जो CH2 का अंतर होगा। तो ऐसे श्रेणी को ही हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। वही बात हमने लिखा है। देखिए क्या लिखा है हमने कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा श्रेणी, कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिकों का ऐसा श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे। दूसरी बात, यौगिक अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होंगे। जो यौगिक होंगे कार्बनिक यौगिक वो अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होंगे, ठीक है ना। एवं दो क्रमागत सदस्यों के बीच क्या होगा, CH2 का अंतर हो। दो क्रमागत सदस्यों के बीच क्या होता है, CH2 का अंतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यही बात है जी, ये 3 कंडीशन याद रखेंगे, ठीक है ना। कि ऐसा मतलब कार्बनिक यौगिकों का ऐसा श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह हो तथा यौगिक अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में होंगे तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो, तो ऐसे श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको केवल याद रखना है, यही बात हमने परिभाषा में लिखा हुआ है। ज़्यादा नहीं, छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा कि बता दें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो परिभाषा ओनली आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो गुण है ना, लक्षण है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा। वो क्या है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सजातीय श्रेणियों के लक्षण, या हम विशेषताएं कह सकते हैं।
तो पहला इसका लक्षण है कि सजातीय श्रेणी का एक समान सूत्र होता है। मतलब इसका एक नॉर्मल का क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है जो सजातीय श्रेणी का, सजातीय श्रेणी का क्या होता है, सजातीय श्रेणी का जो हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक होंगे उनका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है। दूसरी बात कि किसी दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। मतलब हमने तो ये गुण में ही बताया है कि इनमें क्या होता है, सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, बताया है ना, ठीक है। अगला तीसरा आपको पता है दो क्रमागत सदस्यों के बीच अणु भार कितना, 14 इकाई का अंतर होता है। होगा नहीं जी, 14 इकाई का अंतर कैसे होगा, तो जैसे CH2 का अंतर कहा जा रहा है तो C जो कार्बन है, तो कार्बन का तो ऐसे ही 12 होता है परमाणु भार, या हम परमाणु भार कह सकते हैं या अणु भार। हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन, तो इसका एक, तो अगर देखें तो 12 + 1 + 1 = 14 हो नहीं रहा है। तो वही तो बात यहाँ पे कहा जा रहा है, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो क्रमागत सदस्यों का जो अणु भार होता है वो 14 इकाइयों के अंतर होता है। याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा अगर दिक्कत है तो। अगला आता है सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब सजातीय श्रेणी के जितने भी जो सदस्य हैं, ठीक है ना, जिनसे मिलकर बना है, उन सभी को हम एक ही विधि द्वारा बना सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग विधि की इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, एक विधि से बन जाएगा। क्रियात्मक समूह समान होने के कारण, इनका क्रियात्मक जो समूह है ना वो समान होने के कारण, इक्वल होने के कारण रासायनिक गुण समान होते हैं। जितने भी सजातीय श्रेणी में के सदस्य होंगे उनका क्रियात्मक समूह समान है, इसलिए इनका रासायनिक गुण भी है वो भी इक्वल ही होता है, ठीक है ना। अणु भार में वृद्धि के साथ साथ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। यदि किसी का अणु भार में अधिक होगा अणु भार, तो उसका क्या होगा, भौतिक गुण परिवर्तित हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इसका लक्षण या विशेषताएं जो कि हमने इस वीडियो में यहाँ पर बताने का प्रयास किया हुआ है। आशा करता हूँ कि ये नॉर्मल जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना, ज़्यादा समय लगा नहीं, मैं जानता हूँ, बट आपको तैयार हो गया होगा। मैंने सोचा इसको छोड़ दिया जाए, फिर मैंने कहा कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, करा देते हैं जी, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इसको आपको नॉर्मल है, 2-4 मिनट आप मेहनत करेंगे ना, याद करेंगे, याद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। टेंशन ना ले, आपको स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से केमिस्ट्री की आपकी करा दी जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।